वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज इस लेक्चर में हम रोस्टर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, है ना। रोस्टर सिस्टम एक आरक्षण का नया नियम है ना। इस नए नियम को हम आरक्षण के साथ समझेंगे कि इसे किस तरीके से आरक्षण में इम्प्लीमेंट किया जाता है और ये वास्तव में है क्या। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। और इसके पहले मैंने 2 वीडियो और आरक्षण के डाले हैं, तो उनको भी आप देख लें ताकि आपको बेसिक आरक्षण भी समझ में आ जाए। ठीक है, बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेरा एक कारण है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो आपके मन में किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, है ना। तो एक लड़का है, निशांत नाम है शायद उसका, है ना, निशांत। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और कॉल करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप थोड़ा सा रोस्टर सिस्टम के बारे में समझा दीजिए। ठीक है, और उन्होंने कमेंट भी किया था, तो मैंने उनके कमेंट को बढ़िया तरीके से देखा, समझा। और फिर मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको मैं सारी चीज़ें बता सकूं। उन्होंने ये भी कहा कि सर आप थोड़ा सा 2018 और 19 की जो सीटें हैं उसको कंपेयर करके भी बता दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक वीडियो बनाता हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कृपया आप सभी लोग अपना रिस्पॉन्स दें। आपका जो भी डाउट आता है उसको कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो निश्चित तौर पर मैं उसे जरूर से जरूर बहुत अच्छे से आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा, है ना। ऐसा नहीं करना कि कमेंट में आप कुछ भी लिख रहे हैं, है ना, जो कि आप लोगों की अशिक्षा को दर्शाता है ना। कुछ बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, है ना, मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो लोग कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। पहली चीज़ तो वो मुझे समझ में नहीं आती, और अगर वो लिखते भी हैं तो इतनी अजीब सी बातें होती हैं कि उन्हें मैं आपके सामने बता नहीं सकता, है ना। तो इससे झलकता है कि वो किस तरीके के असभ्य प्राणी हैं, है ना, अशिक्षा को दर्शाते हैं। तो कमेंट में आपको आर्गुमेंट नहीं करना, आपको केवल और केवल जो डाउट है उसको पूछना है। डाउट को आप पूछेंगे, मैं उसका आंसर दूंगा, है ना। जो कोचिंग में मुझसे स्टूडेंट पढ़ते हैं वो ये बात जानते हैं कि किसी भी प्रकार की अगर कोई भी जानकारी आप पूछ लेंगे तो मैं उसका आंसर जरूर से जरूर दूंगा, चाहे मेरा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर ही क्यों ना निकल जाए। आज देखो, ये लेक्चर मास्टर वीडियो का आने वाला था, है ना। आज मेरी जो टाइमिंग थी वो यही थी कि मैं इस मास्टर वीडियो को शूट करूं, लेकिन इस मास्टर वीडियो को मैंने ब्रेक कर दिया है ना। और इसको मैं बाद में शूट करूंगा, क्योंकि उन्होंने पहले डाउट पूछा था कि सर मुझे आप रोस्टर सिस्टम के बारे में बता दीजिए, है ना। तो इसके बारे में आपको नहीं देखना है, ये मास्टर वीडियो है, आगे आगे आने वाले वीडियो में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो रोस्टर सिस्टम है उसका सीधा सा मतलब ये है कि वह व्यक्ति रोस्टर सिस्टम के अंतर्गत आएगा जो केवल अपनी ही कैटेगरी में फाइट करेगा। बात क्लियर है। कैटेगरी कितनी है? 4, वैसे तो अब 5 हो चुकी हैं। जनरल, जिसमें सभी आते हैं। ईडब्ल्यूएस, जिसमें गरीब आर्थिक रूप से पिछड़े लोग आते हैं। ओबीसी, एसटी और एससी, ये 5 कैटेगरी हैं। 5 कैटेगरी के आधार पर रिजर्वेशन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी तक क्या होता था कि एसटी, एससी और ओबीसी के जो लोग हैं, ये लोग अपनी कैटेगरी में तो फाइट करते ही थे, साथ साथ में जनरल कैटेगरी में भी फाइट करते थे। बात समझ में आ रही है? जनरल में क्यों करते थे? क्योंकि जनरल का मतलब ये नहीं होता कि केवल सामान्य वर्ग या जो पंडित लोग हैं या जो उच्च वर्ग के हैं वो लोग, उसका मतलब ये है कि इसमें सभी आएंगे। जनरल में उच्च वर्ग के लोग तो आएंगे ही, साथ साथ में जो निचले वर्ग के हैं वो भी उसमें आ सकते हैं, वो भी उससे फाइट कर सकते हैं। तो बात क्लियर है। तो इससे क्या है, इससे ये हो रहा था कि जो लोग एसटी, एससी और ओबीसी के हैं वो लोग अपने वर्ग में तो फाइट करते ही थे, साथ साथ में जनरल कैटेगरी में भी फाइट करके उन लोगों की जो सीटें हैं उन पर थोड़ा सा दिक्कत आ जाती थी, है ना। अब इसको वायदे पे मत लेना, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर आप एसटी, एससी को ऐसा बोलते हैं, ओबीसी को ऐसा बोलते हैं, आप ऐसा करते हैं, है ना, आप आरक्षण के बारे में बहुत बुरी बातें कहते हैं। तो देखो, अपना अपना ओपिनियन होता है, आपको उसे किस तरीके से लेना है ये आपको समझना है। एक योगेश नाम का लड़का है, उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से मुझे ये समझाया कि सर आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन रहा, है ना। और उसने ये बात कही, और कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनकी बातें हमेशा याद रहती हैं। उसने कहा कि सर देखो, आपने जो पढ़ाया समझाया वो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या होता है कि सभी व्यक्तियों की जो दृष्टिकोण है, सभी व्यक्तियों का जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग रहता है।
और उसके आधार पर वो अपने अपने ओपिनियन क्रिएट करते हैं, है ना। तो इसके आधार पर कोई चीज़ किसी को कुछ समझ में आ जाती है, कोई चीज़ किसी को कुछ समझ में आ जाती है। लेकिन आपने तो हम लोगों को सही बताने के प्रयास किया, आपने तो हमारा भला ही चाहा, नहीं तो आप इतना टाइम निकाल के इतना सब करके हम लोगों के सामने आते हैं। क्यों आते हैं? आप लोगों के लिए आते हैं, ताकि प्रत्येक जानकारी को आप बहुत अच्छे से समझ सकें, है ना। तो कुछ लोग लड़के रहते हैं जो लोग बहुत अच्छे रहते हैं, जिनको हम हमेशा याद रखते हैं। तो मैं क्या बता रहा था कि रोस्टर सिस्टम का मतलब ये है कि अपनी ही कैटेगरी में व्यक्ति फाइट करेगा। ऐसा बहुत सारे राज्यों में लागू हो चुका है। अदर राज्यों की मैं बात नहीं करूंगा, मैं केवल यहाँ मध्य प्रदेश की बात करूंगा। मध्य प्रदेश में मैं आपको बताऊंगा रोस्टर। देखो, रोस्टर भी कई प्रकार से होता है। सबसे पहले जो रोस्टर सिस्टम आया था, ये आया था आपका यूजीसी में, जो यूनिवर्सिटी लेवल पर डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें सबसे पहले रोस्टर आया। उसमें कैसा रोस्टर आया? उसमें आया 200 रोस्टर सिस्टम। 200 रोस्टर सिस्टम को सबसे पहले लाया गया। इसमें क्या था? इसमें यह था कि प्रत्येक डिपार्टमेंट या प्रत्येक जो संस्था है उस पर जितनी भी वैकेंसी निकलेगी उसके शुरुआती 200 वैकेंसी पर एक क्रम निर्धारित किया जाएगा, और उस क्रम के आधार पर जिस क्रम में जिस कैटेगरी का व्यक्ति आएगा वो केवल उसी पर फाइट करेगा। 200 सीटों के आधार पर एक सूची तैयार की जाएगी डिपार्टमेंट के द्वारा, है ना। सूची में ऐसा लिख दिया जाएगा कि भाई ये 4 शुरू की सीटें यूआर के लिए हैं, तो वो यूआर के ही लिए रहेंगी। फिर ओबीसी के लिए एक सीट निर्धारित कर दी जाएगी, एससी के लिए, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। इस तरीके से डिपार्टमेंट निर्धारित कर देगा पहले से, और उन्हीं सीटों पर वही व्यक्ति आएंगे केवल उसी कैटेगरी के। तो 200 रोस्टर सिस्टम आया। उसके बाद एक 13 रोस्टर सिस्टम आया। 13 रोस्टर सिस्टम में 13 सीटों को लिया गया, है ना। 13 सीटों में क्या हुआ कि 13 सीटों में ऐसा था कि शुरू की 4 सीटें यूआर रहेंगी, उसके बाद ओबीसी रहेंगी, फिर उसके बाद 2 सीटें यूआर रहेंगी, फिर उसके बाद एसटी, फिर एससी, है ना। इस तरीके से उसमें क्रम रखा गया, तो 13 सीटों को। अब इसमें एक क्या दिक्कत थी? ये थी कि जैसे मान लो किसी डिपार्टमेंट में 4 ही पोस्टें हैं, किसी डिपार्टमेंट में अगर 4 ही पोस्टें हैं, तो उसमें दिक्कत ये आ जाती थी कि भाई 4 के बाद 5वें नंबर पर ओबीसी आएगा, फिर उसके बाद एससी एसटी आएगा, तो वो सारे वंचित रह जाते थे। खैर ये जो सिस्टम है ये हमारे अभी यहाँ नहीं आया, ये केवल यूजीसी वगैरह में रहता है, बाकी ये आम गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहता। बात क्लियर है? तो 13 सीटों के आधार पर रिजर्वेशन किया जाएगा। 13 पर डिपार्टमेंट अपनी सीट को डिफाइन कर देगा कि इस सीट पर ये व्यक्ति इस कैटेगरी का रहेगा, ठीक है। अब ये जो पीसीएस है, सिविल सर्विस है, इसमें 100 सीट रोस्टर सिस्टम आया। 100 सीट रोस्टर सिस्टम का मतलब है कि शुरू की 100 सीटें ली जाएंगी। उन 100 सीटों को पहले ही डिफाइन कर दिया जाएगा कि भाई इस नंबर की ये सीट इस कैटेगरी के व्यक्ति के लिए है, इस नंबर की सीट इस कैटेगरी के लिए व्यक्ति है। ये कौन डिफाइन करेगा? डिपार्टमेंट। अब होगा क्या उसमें कि उसमें ये है सीधा सा मतलब कि उस कैटेगरी की उस सीट पर कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता। एससी का व्यक्ति एससी में फाइट करेगा, एसटी का व्यक्ति एसटी में फाइट करेगा, ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी का ओबीसी में, और जनरल का जनरल में कुल मिलाकर दूसरे व्यक्ति नहीं जा सकते। ये इसका मतलब था रोस्टर सिस्टम का, ठीक है। अब इसे एमपीपीएससी में लागू किया गया है कि नहीं किया गया, अब इस पर हम बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि रोस्टर सिस्टम जो है ये हमारे मध्य प्रदेश में 17 फरवरी को राजपत्र में इसे अंकित किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारी एमपीपीएससी की वैकेंसी है वो इसके पहले ही आ चुकी थी। एमपीपीएससी के फॉर्म मेरे ख्याल से लगभग दिसंबर में डले थे, नवंबर दिसंबर में, और उसके बाद जनवरी में इसका एग्ज़ाम हुआ। जब इसका जनवरी में एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद रोस्टर सिस्टम आया, तो मेरे ख्याल से इस पर रोस्टर सिस्टम नहीं लगना चाहिए। मेरे ख्याल से, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा ओपिनियन है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। कुछ लोग रोस्टर को गलत भी मान सकते हैं, कुछ लोगों के लिए रोस्टर सिस्टम अच्छा भी लग सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, अपना अपना ओपिनियन है, और ये हमारे और आपके कहने से निर्भर नहीं करता। ये डिसीजन करती है कौन? संसद। तो भाई साहब, वीडियो में मैं कुछ भी अगर बताता हूँ तो वो मैं आपके भले के लिए बताता हूँ। मेरा यहाँ से कहने का मतलब ये नहीं होता कि जो मैंने कह दिया वह नियम बन गया या मैं संसद हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अपना ओपिनियन रखता हूँ। अगर वो आपको सही लगता है तो ठीक है, आप एग्री करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं उस पर एक फिर से वीडियो बनाऊंगा,
है ना। तो हमें हमारी जो समस्या है हमें मिलजुल कर सॉल्व करना है। हमारी लड़ाई आपसे और हमारी नहीं है, स्टूडेंट और टीचर की लड़ाई नहीं है। स्टूडेंट और टीचर एक पक्ष में है, बल्कि ये लड़ाई हमारी सरकार से है। अगर आपके हक हैं तो आप सरकार से कहिए, ना कि मुझसे। बात क्लियर है। तो रोस्टर सिस्टम को 17 फरवरी को राजपत्र में अंकित किया गया। अब इसमें दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि रोस्टर सिस्टम को ये जो सरकार है ये इम्प्लीमेंट करा दे, या तो ना कराए। और मेरा जो ओपिनियन है, मेरे ख्याल से अगर आप एक प्रकार से देखें तो इसको लागू नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये नियम कानूनों में विदित है कि अगर कोई कानून बाद में आता है तो वो उसी दिन से प्रभावी होगा जिस दिन वो आया है। उसके पहले वाली चीज़ों पर वो लागू नहीं होगा। बात क्लियर है। तो ऐसा ही है, मेरे ख्याल से पहले वैकेंसी आ चुकी थी, पहले उसका एग्ज़ाम हो चुका था, तो उसमें क्या है, उसमें ये लागू नहीं होना चाहिए। सीधी और सिंपल बात है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो सरकार के पक्ष में पूरे नियम कानून होते हैं, पूरा सारा कुछ होता है, वो चाहे तो इसे लागू भी करा सकती है। अभी ये जो मुद्दा है ये बीच में डला हुआ है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे 27% का आरक्षण, 27% का आरक्षण एमपीपीएससी में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है ना। लोक सेवा आयोग ने 27% के हिसाब से ही सीटें जारी की थी, लेकिन हो सकता है उसमें बदलाव आ जाए, क्योंकि रिजल्ट आपका 27% पर भी बना रखा है और 14% पर भी बना रखा है ना। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि किसी भी प्रकार से सरकार अपना ओपिनियन लेगी। अभी मैं एक और करंट की बात आपको बताता हूँ। कमलनाथ जी ने फिर से एक अपना पत्र लिखा है शिवराज सिंह चौहान जी को, और उसमें कहा है कि कृपया आप 27% आरक्षण को सपोर्ट करें और 27% आरक्षण के कुछ दस्तावेज कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें, जिससे क्या हो, जिससे 27% आरक्षण के माध्यम से ऑर्डर आए। बात क्लियर है। लेकिन हो सकता है कि भाई जो दस्तावेज हैं, जो कम्युनिटीज है, वो थोड़ी सी कम साबित हो, पहले एक सर्वे हो, ऐसा भी हो सकता है। सर्वे होने में काफ़ी समय लगेगा, तो कोर्ट का जो निर्णय है वो थोड़ा सा लेट भी हो सकता है ना। तो मैं आपसे यहाँ ये कहूँगा कि देखो, हमें ये सब करने से कोई फायदा नहीं। एसटी, एससी, ओबीसी आपसी लड़ाई करेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। रोस्टर आएगा कि नहीं आएगा, एसटी रहेगा, ओबीसी, कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे बस ये कहूँगा कि आपके हाथ में केवल स्टडी है, आपके हाथ में केवल पढ़ाई है, और मेरे हाथ में केवल पढ़ाना है। तो आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूँ, है ना। क्योंकि कर्म ही सब कुछ होता है। आपके कहने सुनने से वहाँ नियम नहीं बदल जाएगा, वहाँ दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हो जाएंगे। मेरे ख्याल से रोस्टर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अब रोस्टर सिस्टम एमपीपीएससी में आएगा कि नहीं आएगा, ये डिपेंड करेगा सरकार पर। मेरा ओपिनियन है क्योंकि नहीं आना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी पहले आ चुकी थी, रोस्टर सिस्टम बाद में आया है। और बाद में कौन लाया था? कमलनाथ सरकार लाई थी, और कमलनाथ सरकार जा चुकी है। तो हो सकता है शिवराज सरकार इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करे या बदल सकती है। बात क्लियर है। तो इस तरीके का थोड़ा सा असमंजस्य है अभी रोस्टर में। हालांकि रोस्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ सीटों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि सीटों के बारे में भी निशांत जी ने पूछा था। तो 2018 में एमपीपीएससी की 202 पोस्टें आई थी। 202 पोस्टें आई थी। हो सकता है मेरा डाटा थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा समझें। तो 202 सीटें आई थी। इसके बाद कुछ सीटें बढ़ी और लगभग 298 सीट हो गई। फाइनली बढ़कर 298 सीट हुई। 298 सीटों को जब आप क्लासिफाइड करेंगे तो उसी आधार पर कर देंगे। किस आधार पर? आरक्षण के आधार पर, कि भाई जनरल को 50% है, उसके बाद 14% ओबीसी को है, 16% है और 20% है। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लासिफाइड कर देंगे। तो 50% जो सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए उसमें थी 2018 में। अगर आप 298 का 50% करेंगे तो मेरे ख्याल से 149 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए थी। कब? 2018 में, क्योंकि उनने ये पूछा था। बात क्लियर है। इसके बाद 2019 की हम बात करें तो 2019 में जनरल की 131 सीटें हैं। 131 सीटें हैं, है ना। कुल जो पोस्ट है वो 533 हैं। कुल 533 पोस्टें हैं, और जिसमें जनरल की 131 पोस्टें हैं और ईडब्ल्यूएस की 36 पोस्टें हैं। कितनी हैं? 36। अगर आप इन दोनों को मिला देंगे तो डाटा ज़्यादा हो जाएगा। अगर देखो, यहाँ पर उन्होंने ये पूछा था कि जनरल की सीटें पिछली बार ज़्यादा थी कि इस बार ज़्यादा है। तो यहाँ पर दो तरीके का आंसर आ सकता है। अगर आप देखो, उस समय जो 149 पोस्टें थी उसमें ईडब्ल्यूएस भी सम्मिलित था, लेकिन यहाँ क्या है, ईडब्ल्यूएस को अलग कर दिया गया है।
तो उतने जो ब्राह्मण हैं या जो उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं वो उतने अलग हो जाएंगे 10%। जब उतने अलग होंगे तो उसके कंपैरिजन जब आप देखेंगे तो सीटें कम भी रहेंगी लेकिन फिर भी वो ज़्यादा मानी जाएंगी, क्योंकि 131 सीटें आपके जनरल की हैं लेकिन 36 सीटें ईडब्ल्यूएस की हैं। तो जब 31 में आप 36 ऐड करेंगे तब एक कंपैरिजन होगा उस समय की जनरल की सीटों से। अगर आप केवल जनरल की से करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कम है उस समय से, लेकिन ईडब्ल्यूएस को ऐड कर आप समझेंगे तो उस समय से ये ज़्यादा हो जाएंगी। तो बात क्लियर है, 131 जनरल, 36 ईडब्ल्यूएस और इसके बाद 195 शायद 195 या 194 के लगभग ओबीसी की सीटें हैं। 100 एसटी के लिए एसटी के लिए हैं, 100 सीटें एसटी के लिए हैं और 71 सीटें एससी के लिए। बात क्लियर है, एससी के लिए कितनी है 71 है, एसटी के लिए 100 है और 195 आपकी ओबीसी के लिए हैं। हाँ ठीक है, ईडब्ल्यूएस 36 और जनरल 131, टोटल 533 पोस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पोस्टों के माध्यम से समझ में आया होगा कि किस तरीके की पोस्टें हैं। ठीक है, आरक्षण जो है वो तो अब जैसा भी ऑर्डर आता है कोर्ट का हमें सम्मान करना चाहिए, कोर्ट जो निर्णय देगा वो हमें मानना होगा। ठीक है, और अंतिम बात मैं ये कहूँगा कि कट ऑफ जो है, कट ऑफ कम भी हो सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि इसमें दो बहुत ही पेचीदे मुद्दे ऐड हो चुके हैं। पहला मुद्दा है 27% और 14%। अगर 27% आता है तो बहुत बड़ा तो नहीं कहेंगे, 2 से 3 नंबर का हेर फेर हो जाएगा। 14% आता है तो 2 से 3 नंबर आपके अलग अलग कैटेगरी पर इफेक्ट पड़ेगा, है ना। अगर ओबीसी में सीधा सा है, ओबीसी अगर बढ़ जाएगा तो ओबीसी का कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन जनरल का ज़्यादा चला जाएगा क्योंकि सीटें वहाँ कम जाएंगी। बात क्लियर है, तो ये डिपेंड करेगा आरक्षण पर, जिस प्रकार से आरक्षण का ऑर्डर आएगा उस प्रकार से कट ऑफ जाएगा। और रोस्टर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रोस्टर सिस्टम लागू हुआ, रोस्टर सिस्टम अगर लागू हो गया तो निश्चित तौर पर सभी कैटेगरी का जो रिजल्ट है वो परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा और जो जनरल कैटेगरी है उसका कट ऑफ कम हो जाएगा। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कम इसलिए होगा क्योंकि उसमें अदर कैटेगरी फाइट नहीं कर पाएगी। ठीक है, और ये जो दोनों मुद्दे हैं, ये दोनों मुद्दे अब पूर्ण रूप से सरकार और कोर्ट के ऊपर हैं। जैसा डिसीजन आएगा उस हिसाब से सीटें निर्धारित होंगी। मेरे ख्याल से अगर आप 70 प्लस हैं मतलब 140 अगर आपके अंक हैं तो आप सेफ जोन में हैं, है ना। 140 में आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। योगेश जी ने पूछा था कि मेरे 144 हैं सर, होगा कि नहीं होगा। डेफिनेटली आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनरल कैटेगरी से आप हैं, जनरल का 72 मैक्सिमम है। ठीक है, और एसटी एससी की बात करें तो वही है 60 से 65 के बीच रहेगा और ओबीसी के लगभग वही है 65 से 68 और 70, मतलब 65 से 70 के बीच में रहेगा, है ना। अब मेरा ओपिनियन बहुत बदल सकता है क्योंकि दो मुद्दे लगे हैं, दो मुद्दों को आप समझिए, बहुत बड़े मुद्दे हैं, इनमें सीटों का हेरफेर बहुत हो सकता है। तो आई होप इस लेक्चर में आपको समझ में आया होगा कि रोस्टर सिस्टम क्या है। अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट है या कोई समस्या है या कोई और चीज़ आप समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप सभी लोगों का इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।